का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा धारा 9 हिंदू विवाह अधिनियम की जो प्रारूप है और वाद पत्र है उसे कैसे तैयार किया जाता है। अगर आप एलएलबी कर रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये वाद पत्र है। ये वाद पत्र आपको पढ़ने और लिखने से एक प्रकार की आदत हो जाएगी, जिससे कि आप वाद पत्र आसानी से तैयार कर पाएंगे। वाद पत्र देखिए इस प्रकार है। सबसे पहले आपको ऊपर जो लाइन है टॉप में, तो यहाँ पे टिकट लगाने की या मोहर लगाने की जगह छोड़ देनी होती है। इसके बाद लिखना है न्यायालय श्रीमान प्रमुख पारिवारिक न्यायालय महोदय, जिला लिखना है, वार्ड संख्या, इसके बाद सन, वार्ड संख्या और सन जो जिस सन में है तो उसमें डाल दे, वार्ड संख्या जगह छोड़ दें। इसके बाद लिखना है जो वादी है या प्रार्थी है उसका नाम, उम्र लिखें और उसके बाद पुत्र हैं किनके वो लिखें। इसके बाद निवासी, मकान नंबर, थाना, मोबाइल नंबर लिख दें। इसके बाद नीचे दाएं साइड में लिखे प्रार्थी और वादी का नाम। दोस्तों, ये डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे जहाँ से आप ये डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके बाद लिखना है बनाम, श्रीमती, उम्र लिखनी है। उसके बाद पत्नी किनकी है ये लिखना है। इसके बाद पुत्री हैं, निवासनी या मकान नंबर, थाना, पिन नंबर, मोबाइल नंबर। यहाँ दाएं साइड में लिखना है विपक्षी या प्रतिवादिनी। इसके बाद लिखना है वाद का मूल्यांकन, न्याय शुल्क। बीच में आपको लिखना है, अंडरलाइन कर देंगे, जिसमें लिखना है प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 9 हिंदू विवाह अधिनियम 1955। इसके बाद लिखना है महोदय, प्रार्थी निम्नलिखित निवेदनशील है। नंबर 1 ये कि प्रार्थीवादी का विवाह दिनांक 1 को विपक्षी के साथ हिंदू रीति रिवाज और बिरादरी के मुताबिक बिना दान दहेज के संपन्न हुआ था। नंबर 2 ये कि प्रार्थी और विपक्षनी दोनों की स्वेच्छा व रजामंदी से उक्त शादी संपन्न हुई थी। नंबर 3 ये कि प्रार्थीवादी बेरोजगार है और बीए पास है, जॉब के लिए प्रार्थीवादी तैयारी कर रहा है। ये कि विपक्षनी श्रीमती एमएससी बीएड है और पीपीएन या किसी कॉलेज में अध्यापिका है, पद पर कार्यरत है। अगर हो तो लिखें, ये प्रारूप है उसी हिसाब से आपको लिखना है, जिसमें माँ करीब इतने रुपए मासिक वेतन प्राप्त करती है तथा नगर में भी कोचिंग क्लासेस में बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाती है, जिसमें तकरीबन जितना पैसा कमाती है या नहीं कमाती है तो उसी हिसाब से आपको वाद पर तय करना है। माँ वर्ग कमा लेती है। इस प्रकार विपक्षनी की मासिक कुल आय करीब इतने रुपए का लेती है। उपरोक्त विपक्षनी की मासिक आय से स्वतः विपक्षनी अपना खर्चा निर्वाह करने में सक्षम है। नंबर 5 ये कि प्रार्थीवादी के शादी के बाद विपक्षनी श्रीमती विदा होकर प्रार्थी के घर आई और हंसी खुशी के साथ पति पत्नी का धर्म निभाया तथा प्रार्थीवादी के साथ विपक्षनी 6 माह तक अच्छी तरह से जीवन यापन करती रही। इसके बाद आए दिन प्रार्थी व वादी उसके परिवार वालों को छोटी छोटी बातों को लेकर हैरान व परेशान करने लगी और कहने लगी, मैं तुम लोगों के साथ नहीं रहूँगी, मैं अपने मायके में ही घर दमादू बनाकर तुम्हें रखूँगी। नंबर 6 ये कि प्रार्थीवादी ने अपनी पत्नी को बहुत समझाया, उपरोक्त गलत कार्य करने से मेरे घर परिवार वालों की छवि खराब हो रही है और मैं आपके साथ तुम्हारे मायके में जाकर घर दमादू बनकर नहीं रह सकता। तब विपक्षनी ने यह कहा कि मैं और तुम दूसरे वाले मकान में रहूँगी, तुम्हारे माँ बाप की सेवा मैं नहीं करूँगी। नंबर 7 ये कि प्रार्थीवादी अपनी पत्नी की उक्त बातों को मानकर मकान नंबर में अपना सारा सामान लेकर रहने लगा। कुछ दिन तक प्रार्थीवादी की पत्नी बनी रही। इसके बाद पुनः प्रार्थीवादी के साथ आए दिन लड़ाई झगड़ा गाली गलौज करने लगी। इसके बाद पैरा अगला ये कि प्रार्थीवादी की पत्नी बराबर प्रार्थी को इस बात को लेकर दबाव डालती है कि तुम अपने पिता से एक प्लाट मेरे नाम बैनामा करवा दो, वरना मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। इसके बाद पैरा 9 है ये कि प्रार्थीवादी की पत्नी को वादी ने दिनांक हंसी खुशी के साथ उसकी मां श्रीमती अपनी पुत्री को विदा कराने आई थी। हंसी खुशी के साथ प्रार्थीवादी की शादी की समझ 3.5 लाख रुपए की जेवर नगद लेकर विदा कर दिया था। ये कि प्रार्थीवादी अपनी पत्नी को कई बार विदा कराने गई, लेकिन विपक्षनी व उसके परिवार के लोगों ने टाल मटोल करके वापस करते रहे और प्रार्थीवादी के साथ विपक्षनी को तैयार नहीं किया। ये कि प्रार्थीवादी अपनी पत्नी को दिनांक को पुनः विदा कराने के लिए ससुराल गया तो विपक्षनी व उसके परिवार वालों ने विदा करने से साफ इनकार कर दिया। शादी की उक्त 3.5 लाख रुपए की जेवर भी देने से इनकार कर दिया। ये कि वाद का कारण दिनांक को उत्पन्न हुआ जब विपक्षनी व उसके घर वालों ने विदाई कराने से मना कर दिया और भला बुरा व बेइज्जत करने से घर से वापस कर दिया। ये कि
प्रार्थीवादी का विवाह श्रीमान जी के क्षेत्राधिकार से संपन्न हुआ है, जिस कारण प्रार्थीवादी का मामला सुनने का व निस्तारण करने का क्षेत्राधिकार श्रीमान जी को प्राप्त है। अगला नंबर ये कि वाद का मूल्यांकन बाबत विधायी रुपया पर किया गया और अपेक्षित न्याय शुल्क अदा किया गया। ये कि प्रार्थीवादी की दिनांक से ब्याहता पत्नी है और प्रार्थीवादी को दाम्पत्य प्रत्यास्थापना का विधिक अधिकार की याचना समझ श्रीमान विदाई किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। ये कि प्रार्थी व विपक्षी में कोई दुरभि संधि नहीं है। उसके बाद अनुतोष क्या है? प्रार्थीवादी न्यायालय श्रीमान जी से निम्नलिखित अनुतोष की याचना करती है। ये कि डिक्री वह वादी विरुद्ध विपक्षी की इस आशय से पारित की जावे कि विपक्षी वादी के साथ विदा होकर उसके घर में जाकर रहे और पत्नी धर्म का पालन करते हुए दाम्पत्य सुखाधिकार रहे। 12 नंबर ये कि प्रार्थीवादी को विपक्षी से वाद व्यय भी दिलाया जावे। यह कि अन्य कोई अनुतोष न्यायालय समीचीन व न्यायोचित पावे उभय पक्षकारों के हित में आदेशित कर रहे। नीचे प्रार्थी दाएं साइड में ऑब्लिक वादी। इसके बाद सत्यापन, ये वाद पद में सभी जो भी वाद पद लिखे जाएंगे उसमें सत्यापन होगा। मैं प्रार्थी सत्यापित करता हूँ कि वाद पद की धारा 1 लगायत 16 मेरे निजी ज्ञान में व विधिक कानूनी सलाह के अनुसार सब सच व सही, इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया। आज दिनांक कचहरी परिसर में तस्दीक किया गया। ये तस्दीक होगी, फोटो लगेगी। जो आपका इसमें शपथ पत्र बनेगा तो उसमें फोटो लग के उससे तस्दीक होगी। शपथ पत्र ये है। न्यायालय श्रीमान लिखना है सबसे पहले ऊपर, और ऊपर आपको टॉप में जगह थोड़ी छोड़ देनी है टिकट लगने भर की। उसका लिखना है वाद संख्या, सन लिख देना है, वाद संख्या छोड़ देना। उसके बाद दोनों पक्षों के नाम लिखने, पहले वादी के फिर उसके विपक्षी के। इसका लिखना है शपथ पत्र में जानिब। दोस्तों शपथ पत्र आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको आदत हो जाएगी शपथ पत्र लिखवाने की, आपको बार बार देखना नहीं पड़ेगा और याद हो जाएगा, जिससे कि आप भी कोई भी शपथ पत्र लिख सकते हैं। तो सबसे पहले लिखना है शपथ पत्र में जानिब। उम्र लगभग वर्ष, पुत्री श्री निवासिनी, और यहाँ पे लिखना है मकान नंबर, थाना कानपुर नगर, मोबाइल नंबर। इसके बाद शपथकर्ता, अगर कोई महिला होगी तो यहाँ पर लिखना है शपथकर्ती। मैं शपथ करता हूँ उपरोक्त शपथ निम्नलिखित बयान करता हूँ कि नंबर 1 ये कि शपथ करता हूँ उपरोक्त प्रार्थना पत्र में प्रार्थीवादी है, लिहाजा मजमून शपथ पत्र व हालात मुकदमा से बाखूबी जानकारी रखता है। ये कि शपथकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित संपूर्ण तथ्य शपथकर्ता की निजी जानकारी में सच व सही है, जिसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है। इसका लिखना है दाहिने शपथकर्ता। इसका लिखना है सत्यापन, इसमें भी सत्यापन होगा, और जो आपका वाद पत्र है उसमें भी सत्यापन होगा। इसमें लिखना है मैं शपथ पत्र उपभोग सशपथ निम्नलिखित सत्यापित करता हूँ कि प्रस्तुत शपथ पत्र की धारा 1 व 2 मेरी निजी जानकारी में सच व सही है। ईश्वर मेरी मदद करे। ये सत्यापन दिनांक में किया गया। शपथकर्ता। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपको ये PDF में चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं।